हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखा था कि लाभ हमें कब होता है, हानि कब होता है, नुकसान कब होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ, कैसे पता चलेगा हमें नुकसान हुआ। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको ये सारी चीजें पिछले क्लास में बता दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्लास देखी होगी। नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपके लिए जरूरी है, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई टाइम यहाँ पे टाइम पास आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना तो आप भरोसा रख सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल ये तो मैंने आपको सिर्फ आपको समझाया था बेसिक, और साथ ही साथ मैंने एक आपको फॉर्मेट लिख के भी दिखाया था। लेकिन इसको डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया था कि पूरा डिटेल में जानना जरूरी है। कौन कौन से सिचुएशंस में हमें फायदा हो सकता है, कौन कौन से सिचुएशन में हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे समझाता हूँ, जो मैं आपको लिखूंगा पुनः मूल्यांकन के नाम से। क्या लिखूंगा मैं? पुनः मूल्यांकन खाता। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ओके, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। देखो, पुनः मूल्यांकन खाता जब भी बना तो याद रखना है, एक पक्ष होता है आपका उधार। देखो, उधार बोल रहा हूँ, लिख जमा रहा हूँ। ये पक्ष आपका क्या होता है? उधार। और ये पक्ष आपका क्या होता है? जमा। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। और शॉर्ट में मैंने आपको जो समझाया वो याद रखना है कि कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से आपको लाभ हो रहा है, कोई भी ऐसा चीज का मतलब संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन, दो ही वर्ड याद रखना है भाई। क्या याद रखना है? कि संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन ही होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। संपत्ति और दायित्व का क्या होना चाहिए? मूल्यांकन। और इसी की वजह से हमें क्या होगा? या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। क्या होगा? या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। अब सवाल है, लाभ कहाँ लिखेंगे, हानि कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर हमें हानि हुआ, ये पेन नहीं दिखाई देगा, पेन चेंज कर देता हूं मैं। अगर हमें हानि होगा तो हमें उधार में लिखना है, और लाभ होगा तो हमें क्या लिखना है? जमा में। क्लियर है? तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा? उधार। याद रखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में नीचे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, नोट्स में आप इसको लिख लेना। अगर हानि होता है, सवाल पढ़ो और पहचानो, क्या आपको हानि हो रहा है? अगर आपको हानि हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा? उधार। याद रखना है, अगर आपको हानि हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा? उधार। यानी पुनः मूल्यांकन खाता, देखो हानि मैंने उधार साइड लिखा, नहीं, पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो रहा है? उधार हो रहा है। उसी तरह से अगर आपको लाभ होगा, क्या होगा? अगर आपको लाभ होगा तो याद रखना है कि पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा? जमा। ये ही दो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर सवाल हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होगा। सवाल नहीं शुरू करते, जो चीजें आपकी बुक में लिखी गई है उन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पहले लिखा गया है, जब संपत्तियों की कीमत में वृद्धि हो। पहला क्या लिखा है? वृद्धि। तो वृद्धि होने से हमें क्या होगा? हमें लाभ होगा, हानि होगा, ये पहले कंफर्म कर लो। तो वृद्धि होने से संपत्ति की कीमत में हमें क्या होगा? लाभ। और मैंने कहा जब संपत्ति की वृद्धि होने से हमें लाभ हो रहा है तो लाभ यानी कि पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में जाएगा। जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया कि लाभ होगा तो हमें कहाँ लिखना है? पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। तो याद रखना है कि वृद्धि होने से हमें क्या होगा? लाभ। और लाभ यानी कि पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा? जमा। और एक चीज और इसमें बता दूं मैं, पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरा एक और नाम है जिसका नाम है लाभानी समायोजन खाता। तो आपको ये भी याद रखना है कि पुनः मूल्यांकन खाते को लाभानी समायोजन खाता के नाम से भी पहचाना जाता है। आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं एमसीक्यू के तौर पे, या तो वन सेंटेंस में आंसर आता है सेक्शन बी का, उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने क्या समझाया कि जब संपत्तियों की कीमत में वृद्धि हो तो वृद्धि होने से हमें क्या होगा? हमें लाभ होगा। और लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर दोगे? जमा। अब सवाल है उधार क्या करोगे? तो किसकी कीमत में वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि हुआ है संपत्ति की कीमत में, तो यहाँ पे लिख दोगे संपत्ति का नाम। इसका मतलब एंट्री कैसे करोगे? यहाँ पे ये तो हो गया रोजनामचा, लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा? पुनः मूल्यांकन जमा हो जाएगा और जिस संपत्ति की कीमत में वृद्धि होगी उस संपत्ति का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं संपत्ति का नाम, जैसे जमीन, मकान, फर्नीचर जो भी है। ये संपत्ति का नाम कब लिखना है? जब वृद्धि हो।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ क्या, कि जब वृद्धि हो तो हमें संपत्ति का नाम वहां पे लिख देना होगा। क्लियर है इतना? उसी के साथ चलते हैं दूसरे पे और दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जब संपत्ति की कीमत में कमी हो, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है आपको याद रखना है, क्या होना चाहिए, कमी। अगर कमी हो रहा है तो कमी होने से हमें क्या होगा, तो कमी होने से हमें होगा नुकसान। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नुकसान। और मैंने समझाया कि जब नुकसान होगा तो क्या करना है, याद क्या रखना है आपको शॉर्ट में, ये एक मिनट, हाँ हाँ, मैंने क्या बताया, जब आपको नुकसान या हानि होगा तो आपको शॉर्ट में याद रखना है कि पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या कर दिया है, पुनः मूल्यांकन खाता क्या कर दिया है, उधार। और जमा क्या करोगे, तो जमा करोगे उस संपत्ति का नाम। यानी कि अगर आपको एंट्री करनी होती, मान लो अगर सवाल में लिखा रहेगा भाई 5,000 से संपत्ति की कमी हो गई है, तो अब उसको पुनः मूल्यांकन खाते में कैसे लिखोगे, तो पहला तो कंफर्म में हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और नुकसान होने से आपको कहाँ लिखना है, उधार में। तो यहाँ पे चलोगे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में, और जो भी संपत्ति दिया होगा उस संपत्ति का नाम क्या करोगे, उस संपत्ति का नाम। ये नाम यहाँ पे कब लिखना है, जब संपत्ति की कीमत में क्या होगी, कमी। क्लियर है इतना, ये आपको याद रखना है। फिर चढ़ते हैं मतलब चलते हैं अगले सवाल पे, यानी अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में लिखा है जब देनदारों पर डूबत ऋण अनामत बट्टा अनामत आदि का प्रावधान किया जाए तब। देखो जब किसी प्रकार का प्रावधान करते हो किस पे, देनदारों पे, तो देनदारों की कीमत में क्या होती है, कमी। देनदारों की कीमत में क्या होती है, कमी होती है। जब भी हम किसी भी प्रकार का प्रावधान करते हैं तो देनदारों की कीमत में क्या होती है, कमी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ। जैसे मान लो 50,000 के मेरे पास देनदार है, और उसमें से 10% डूबत ऋण अनामत घटाना है। तो 10% डूबत ऋण अनामत का मतलब कितना हो जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। ठीक है, ये बचेगा कितना, 45,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे डूबत ऋण अनामत हो चाहे बट्टा अनामत हो, इनकी वजह से हमारी संपत्ति में क्या होगी, एक्चुअली कमी होगी। तो याद रखना है इन सभी की वजह से संपत्ति में क्या होता है, कमी। और कमी होने का मतलब क्या हो रहा है, नुकसान। अभी कमी होने का मतलब उसको क्या करना है, उधार। कहाँ उधार करना है, पुनः मूल्यांकन खाते में। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा पुनः मूल्यांकन खाते उधार। और जिस कारण से कम हुआ है, जो जो नाम है वो नाम लिखना है। नाम क्या आएगा, डूबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत। याद रखना क्या नाम आएगा, डूबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत। इसमें देनदार नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डूबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आपको पूरा नाम लिखना है। तो यहाँ पे डूबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट नंबर था, ये पॉइंट नंबर 3 था। चलो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर है 2, और ये है पॉइंट नंबर 1, और ये दोनों ही पॉइंट नंबर है 3, ताकि अगर आप जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, जब कोई संपत्ति मिलनी बाकी आवक या पेशगी चुकाया खर्च बही में लिखना बाकी हो। तो मैंने क्या कहा, हमें देखो इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या रोजनामचा लिखा, तुम सवाल पे फोकस करो। क्या लिखा है, जब कोई संपत्ति लिखना बाकी हो, क्या बोला है, जब कोई संपत्ति लिखना बाकी हो, लिखना बाकी आवक भी लिखना बाकी हो, पेशगी का मतलब होता है अग्रिम चुकाया। क्या, अग्रिम चुकाया। तो मैंने क्या कहा, बस तुम्हें एक चीज देखना है, ये सारी चीजें क्या तुम्हारे लिए संपत्ति हैं, क्या ये सारी चीजें संपत्ति है। अगर हाँ जवाब आता है हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा संपत्ति बढ़ना मतलब हमारे लिए फायदा, क्योंकि बढ़ गई होंगी ना। अगर हमारा है तो संपत्ति है, और हमारा है तो हमें हमारे लिए फायदा हो गया। कोई संपत्ति नहीं लिखी हो, अचानक से लिखोगे तो फायदा हुआ ना। कोई मिलना बाकी है, जैसे मान लो किसी से 5,000 लेना है, वो तो है तुम्हारा ही ना। तो तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए वो क्या बन गया, एक तरह का आय। और उसके लिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको पिछले क्लास में समझाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, जो हमारा है या हमें मिलने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, संपत्ति। जो दूसरों का आया हमें चुकाना है उसको हम क्या बोलेंगे, दायित्व। और संपत्ति हमें क्या होता है, हमेशा संपत्ति हमारे लिए क्या होगा, लाभ होगा। ये भी ऐड कर लेना, मैंने उसमें नहीं लिखा था। और दायित्व हमारे लिए क्या होगा, हानि। तो ये आपको ऐड कर लेना है, जो आपका नोट्स आपने बनाया होगा। ठीक है, नहीं बनाया तो जरूर नोट्स बनाए, ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, संपत्ति। और अगर संपत्ति है, हाँ जवाब आता है, तो हमारे लिए क्या होगा, लाभ। और लाभ होने का मतलब ये हुआ कि पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देना है, जमा। और इन सारी चीजों को उधार, संपत्ति खाते, अप्राप्त आवक और पूर्वदत्त। पूर्वदत्त का मतलब होता है पेशगी, और पेशगी का मतलब क्या होता है, अग्रिम। तो इन सभी को हम क्या लिखते हैं, ये जमा हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में।
कहाँ है हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता, ये रहा। इनके जमा पक्ष में चलते हैं और सारी चीजें लिख देते हैं। क्या क्या लिख देते हैं, जो नाम है, सबसे पहला तो था संपत्ति, और ये संपत्ति में याद रखना ये वाला जो है वो संपत्ति लिखना बाकी था। जैसे मैंने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कैल्सी का, तो वो आपको याद रखना है, लिखना बाकी है। दूसरा एग्जांपल आपका क्या था, मिलना बाकी आवक, क्या था, मिलना बाकी आवक, ये भी आपके लिए क्या है, ये भी एक प्रकार की संपत्ति है। या तो आपने अग्रिम चुकाया हो, अग्रिम पेशगी या पूर्वदत्त, अग्रिम चुकाया, और अग्रिम क्या चुकाओगे, तो आप अग्रिम खर्च ही चुकाओगे। और ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं आपके रिलेटेड है नंबर 4 से। क्लियर है इतना, नंबर 4 से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे नंबर 4 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। अगला क्या है कि जब किसी दायित्व की रकम में वृद्धि हो, तो दायित्व की रकम में वृद्धि होना, अर्थात दायित्व की रकम में वृद्धि होने का मतलब ये है कि हमें क्या हो रहा है, हानि। और हानि का मतलब हमें क्या लिखना, पुनः मूल्यांकन खाता क्या कर देना है, उधार। और ये मैंने आपको समझाया कि दायित्व में बढ़ने का मतलब हो रहा है हानि, और हानि मतलब हमें कहाँ लिखना है, पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखना होता है। तो पुनः मूल्यांकन के उधार में आप चलोगे और वहां पे जो कारण है, कारण क्या हुआ है, दायित्व में क्या हो गई है, कमी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दायित्व, सॉरी कमी नहीं था, वृद्धि था, सॉरी सॉरी माफ करना, हाँ वृद्धि था, और वृद्धि होने की वजह से हमें क्या हुआ है, हानि। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वृद्धि होना हमारे लिए हानि है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दायित्व। क्या लिखेंगे, दायित्व का नाम, जो भी दायित्व दिया होगा उसका नाम जैसे मान लो अगर लेनदार दिया है, देनी हुंडी दिया है, या जो भी दिया होगा, तो यहाँ पे लिखना है दायित्व का नाम। ब्रैकेट में क्या होगा, जब वृद्धि होगी तभी याद रखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में वृद्धि लिख देना। और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट नंबर है 5। इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पे, यानी पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, जब दायित्व की कीमत में कमी हो तब। देखो जब दायित्व की कीमत में कमी होगा तो हमारे लिए क्या है, दायित्व की कीमत में कमी होने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लाभ है। और अगर ये हमारे लिए लाभ है, लाभ मतलब पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में, क्योंकि मैंने क्या कहा, पुनः मूल्यांकन हमेशा ये सॉरी जब लाभ होता है वो हमेशा कहा लिखते पुनः मूल्यांकन के जमा में, जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है कि लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा करना है। तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में यहाँ पे क्या लिखोगे, दायित्व। लेकिन याद रखना है क्या लिखना है, दायित्व का नाम लिखना होगा। जो भी दायित्व दिया होगा उस दायित्व का क्या करोगे, नाम लिखोगे। लेकिन ब्रैकेट में याद रखना है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब उस पे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब अगला आ गया पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, जब बही में नहीं लिखा दायित्व का लिखा कर रहा हूं। क्या लिखा है, जब बही में नहीं लिखा दायित्व, नहीं लिखा दायित्व। अगर दायित्व नहीं लिखा तो अचानक से लिख रहे हो तो लिखने से हमें क्या होगा, हानि ही होगा ना। जैसे मान लो किसी दुकान वाले को 5,000 रुपए देना था, मैं भूल गया था, सामान वामान खरीदा था, अचानक से क्या उसने बोला भाई मेरे 5,000। अब बताओ, अचानक से दायित्व मुझे याद आ गया तो इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा कि मुझे पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हानि हुआ, तो हानि मैंने क्या बोला, कहाँ जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाता के उधार पक्ष में। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुनः मूल्यांकन खाता के उधार पक्ष में। यहाँ पे याद रखना है नहीं लिखा दायित्व। क्या याद रखना है, नहीं लिखा दायित्व। ये नहीं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, नहीं लिखा दायित्व। अभी यहाँ पे थोड़ा एक बार वापस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जब बही में नहीं लिखा दायित्व, याद रखना है नहीं लिखा दायित्व। और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया अदत्त। अदत्त का मतलब होता है चुकाना, ठीक है, अदत्त का मतलब क्या होता है, चुकाना या, ठीक है। इसी वजह से इन लोगों ने लिखा है नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो मतलब नहीं चुका है, तभी तो लिखा है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं लिखा दायित्व का नाम लिख देना है। और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। क्लियर इतना, ये था आपका पूरा का पूरा बेसिक। अभी जो रोजनामचा नंबर 8 है वो मैं आपको वहां से नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं इस बॉक्स से ही बताऊंगा। तो यहाँ पे ये रहा मेरा पूरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपको देखो पूरा फॉर्मेट आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे समझो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। देखो यहाँ पे जमा पक्ष में, जमा पक्ष में हमने कौन सी एंट्री की है, हमने सिर्फ और सिर्फ लाभ की एंट्री की है। और ये है हमारा उधार पक्ष, उधार पक्ष में हमने कौन सी एंट्री की है, हानि की। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर इसका टोटल ज्यादा है, किसका, जमा वाले का, तो इसका टोटल कम होगा। और जमा का टोटल ज्यादा होने का मतलब आपका लाभ जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जमा में हमें सारी वही चीजें लिखी जो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जमा का टोटल ज्यादा होने का मतलब अगर आपको लाभ हुआ है तो इसका मतलब लाभ का डिफरेंस किधर आएगा वो समझो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 500 रुपए है और यहाँ पे
400 रुपए है। तो डिफरेंस किस तरफ आएगा, तो डिफरेंस आपका इस तरफ ही आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, लाभ। क्या लिखोगे, लाभ। और ब्रैकेट में लिखोगे पूंजी या चालू खाते। क्या लिखोगे, पूंजी या चालू खाते। जिन लोगों को पूंजी या चालू खाता के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, वो लोग मेरा पहला चैप्टर बहुत अच्छे से देख लो, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, लाभ हमेशा कहाँ जाएगा, पूंजी के चालू खाते। और लाभ कब पता चलेगा, जब आपका जमा का टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हो गया आपका पहला केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर मान लो गलती से उधार का टोटल ज्यादा हो गया है, जैसे मान लो इसका टोटल हो गया है 600 रुपए, इसका टोटल कितना है 600 रुपए, और इसका टोटल कम है, मान लो इसका टोटल है 300 रुपए। तो ये कौन सा पक्ष है, ये आपका हानि वाला पक्ष है। तो हानि का टोटल ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमें क्या हुआ है, हानि। तो हानि हम कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखेंगे, और वही सेम पूंजी या चालू खाते। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। और जो साझेदार होंगे उनमें बांट देंगे। अगर अब रोजनामचा बताए तो देखो रोजनामचा क्या बन रहा है, पुनः मूल्यांकन खाता के उधार पक्ष में ये एंट्री आई है कि नहीं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो गया, उधार हो गया, और लाभ यानी कि पूंजी खाते क्या हो गया, हमें जमा। अब ये वाली एंट्री कहाँ आई है, ये आया है पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में, यानी कि पुनः मूल्यांकन खाता जमा हुआ और पूंजी या चालू खाता क्या हो गया है, उधार हो गया। क्लियर इतना। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर यहाँ पे आया तो इसका मतलब पूंजी के जमा में जाएगा, और यहाँ पे आया तो मतलब पूंजी के उधार में। उसका रीजन है क्योंकि ये यहाँ पे आने का मतलब है कि पुनः मूल्यांकन जमा हुआ है, और यहाँ आने का मतलब है कि पुनः मूल्यांकन उधार हुआ है। और पुनः मूल्यांकन अगर उधार हुआ है तो मतलब पूंजी जमा हुआ है, और पुनः मूल्यांकन जमा हुआ है तो मतलब पूंजी उधार हुआ है। क्लियर होता, ठीक है। याद रखना हमें अपोजिट चलना होता है, इसको हम खतौनी भी बोलते हैं। रोजनामचा भी एक बार देख लो ताकि मन में संतुष्टि हो जाए। तो यहाँ पे देखो लाभ हुआ है, तो लाभ हमें कहाँ लिखना होता है, पुनः मूल्यांकन के हमें किस तरफ लिखना होता है, हमें उधार तरफ। इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो गया है, उधार हो गया है, और चालू या पूंजी खाता जमा हो गया है। और हानि जो होगा, हानि का मतलब उधार का टोटल ज्यादा है तो जाएगा कहाँ पे, वो जमा में। इसीलिए पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो गया है, जमा हो गया है, और पूंजी खाता क्या हो गया है, उधार हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मेट में यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वही आपको करना है जो मैंने कहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी जो आपका सपोर्ट बन सके वो सपोर्ट आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई इसको अच्छे से बढ़िया से नोट कर लेना। कल मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल रोजामचा लिख के बताऊंगा, साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं आपको वो भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, बाय बाय।